Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Noteworthy. साइंस NCERT क्लास 8 का चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक क्रॉप को जब एक फील्ड में उगाते हैं तो इसके स्टार्टिंग से लेके उगाने से लेकर के जब इसकी कटाई होती है लास्ट में स्टोरेज तक क्या क्या बीच में प्रोसेस होते हैं स्टार्टिंग टू एंड, इन सारे प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। किन किन टूल्स का इस्तेमाल होता है इनको करने के लिए। इन सभी प्रोसेस के अपने अपने एक बेनिफिट है जो कि प्लांट को मिलता है, तो उन सभी प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस के बेनिफिट्स को, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसमें बताया गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंड वी नो दैट कि ब्रॉडली हम 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। वो है कि प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, कैसे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। सेम गोज़ विद ह्यूमंस। ह्यूमंस भी अपना जो फूड होता है वो खुद नहीं बना सकते हैं। ह्यूमंस किस पे डिपेंड करते हैं? ह्यूमंस डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे, या फिर दोनों पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो ह्यूमंस को फूड कहाँ से मिलता है? या तो मिलता है प्लांट से या फिर मिलता है एनिमल से। तो एनिमल वाले टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम देखने वाले हैं प्लांट जो है वो कैसे एक फूड प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। हम पूरा एक प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि स्टार्टिंग उसकी खेती कैसे होती है और कैसे एक प्लांट लास्टली जा कर के एक फूड सेटिस्फेक्शन जो ह्यूमन को देना है वो कैसे फूड के रूप में मिलता है। तो क्रॉप क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है। तो क्रॉप होता है कि एक बहुत बड़े फील्ड पर जब सेम टाइप के प्लांट्स को जब उगाया जाता है बहुत ही लार्ज मात्रा में, तो टुगेदर दे आर कॉल्ड एज क्रॉप्स। एक साथ उनको हम क्या नाम देते हैं? क्रॉप्स। इसका डेफिनेशन है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। एक बहुत बड़े फील्ड में जब सेम टाइप के प्लांट्स को हम बहुत ही बड़े मात्रा में जब उगाते हैं तो उसे हम टुगेदर क्या बोलते हैं? क्रॉप। ठीक है। क्रॉप्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डालते हैं। वो क्या है? एक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल्स क्या होता है हमारा? सीरियल्स उन ग्रेन्स को कहते हैं जिन ग्रेन से हम आटा भी बना सकते हैं। जैसे कि गेहूँ हो गया हमारा, चावल हो गया, उनके भी आटे बनते हैं, तो उनको हम सीरियल्स कहते हैं। वेजिटेबल्स हमें पता है, फ्रूट्स हमें पता है। अब ये जो क्रॉप टाइप होते हैं, ठीक है, ये जो क्रॉप टाइप, इन क्रॉप टाइप्स को भी हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। किस बेसिस पे? सीजन के बेसिस पे, कि किन सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है। तो ब्रॉडली तो हम 3 सीजन्स पढ़ते हैं, खरीफ, रबी एंड ज़ैद कहते हैं। लेकिन हमारे इस एनसीईआरटी में ब्रॉडली 2 ही हमारे पास दिया गया है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ठीक है। फर्स्टली ये खरीफ क्रॉप कौन से सीज़न में उगाया जाता है? ये उगाया जाता है रेनी सीज़न में। और रेनी सीज़न कब से कब तक होता है इंडिया में? जून से लेकर सितंबर तक। यानी कि जून में अगर इसे लगाया जाता है तो सितंबर में हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न का टाइम पीरियड है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। अक्टूबर में उस चीज़ को लगाया जाता है फील्ड में, मार्च में इसकी कटाई होती है। एग्जाम्पल है इसका वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड। एक यहाँ पर प्लस पॉइंट दे रखा है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि पल्सेस जो होते हैं, यानी कि दाल और वेजिटेबल्स, हमारी जो सब्जियां हैं वो आर ग्रोन ड्यूरिंग समर्स एट मैनी प्लेसेस। वो ये जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं ना, वो समर्स में ग्रो की जाती हैं। खरीफ जो हो गया वो हमारा रेनी सीज़न में, रबी क्रॉप जो हो गया वो हमारा विंटर सीज़न में। अब इन दोनों पीरियड के बीच वाला जो गैप होता है ना, समर वाला, उस समर में क्या उगाया जाता है? पल्सेस और वेजिटेबल्स। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एक एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो जब एक क्रॉप को हम उगाते हैं तो बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं फार्मर्स उनको करते हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये 7
टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है हमारा फर्स्ट स्टेप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि सॉइल को कैसे पहले प्रिपेयर किया जाता है किसी चीज़ को बोने से पहले। अब इस टॉपिक को भी हम 2 सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे ये किया जाता है और कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, तो कैसे किया जाता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। अब मिट्टी को खोदना जो कहते हैं, पूरे जो फील्ड को खोद खोद के सॉइल को लूज़ किया जाता है, मोटी मोटी मिट्टी इसको तोड़े जाते हैं, उसे कहते हैं लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज टिलिंग एंड प्लोइंग। ठीक है, ये प्लोइंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ना प्लॉ की मदद से भी किया जाता है, इसीलिए इसे प्लोइंग भी कहते हैं। टिलिंग यानी कि उसको खोदना। अब ये लूज़ करने का और ये टर्न करने का सॉइल का कुछ तो बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट है कि ये जो दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है, रूट्स जो होता है ना बहुत जड़ बहुत मिट्टी के अंदर तक जाकर के अपनी जड़ें फैलाता है। सेकेंड, इसका बेनिफिट ये है कि जो रूट्स टू ब्रीथ ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनसाइड द सॉइल। जब लूज़ करने से, सॉइल को लूज़ करने से जब रूट्स बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर तक चले जाते हैं तो उसका अब सेकंड काम क्या है कि रूट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए प्रॉपर वहाँ तक। तो जब मिट्टी लूज़ होती है तो लूज़ होने की वजह से क्या होता है कि गैसेस जो एक्सचेंज के लिए काफ़ी उसमें ना स्पेस मिल जाता है, तो जो ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वो उन्हीं गैप से रूट्स तक पहुँच जाता है। तो ये सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अर्थवर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ में भी ये सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग हेल्प करती है। अर्थवर्म और माइक्रोब्स को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं ना वो लूजन सॉइल को भी और ज़्यादा लूज़ करते हैं, मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं। और सेकंड, इन अर्थवर्म और माइक्रोब्स का काम होता है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स का वेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो अंदर मर जाते हैं, उनको क्या करता है डिकम्पोज करके ह्यूमस बना देता है, यानी कि खाद बना देता है। और वो खाद हेल्प करता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। इसीलिए इन अर्थवर्म्स को और माइक्रोब्स को फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। और इनका जो ग्रोथ कैसे पॉसिबल होता है, जब सॉइल की लूजनिंग एंड टर्निंग होती है तो इससे क्या होता है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ती है। इस टॉपिक के अंदर हम 2 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजीली। कि लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों अलाउ करता है रूट्स को ईजीली ब्रीथ करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि इट क्रिएट्स एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इनेबलिंग ऑक्सीजन टू रीच द रूट्स। क्या होता है ना कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस बन जाता है। सॉइल को जब लूज़ किया जाता है और टर्न किया जाता है तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप बन जाता है और वो गैप अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे रूट्स तक इजीली पहुंच जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। आखिर सॉइल को लूज करने की और उसे टर्न करने की क्यों ज़रूरत है। वो इसलिए सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स विच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि प्लांट का जो मिट्टी का जो ऊपर का ही परत होता है ना, उसके कुछ सेंटीमीटर अंदर तक ही प्लांट्स को ना सॉइल ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब लूजनिंग और टर्निंग हो जाती है सॉइल की तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, मिट्टी के पूरे ऊपर की तरफ आ जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है कि सॉइल के इतने अंदर तक सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलता कैसे, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रिपेयर कैसे होता है। तो वो ऐसे होता है कि सॉइल हमारा कंटेन करता है मिनरल्स, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अर्थवर्म और माइक्रोब्स हमने अभी पढ़ा।
तो ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल वेस्ट को, ठीक है, डीकम्पोज करके उसे बना देते हैं ह्यूमस, ह्यूमस यानी कि खाद। अब वो खाद जो बना हुआ है, तो जब क्या मिट्टी, जब नीचे की मिट्टी जब ऊपर की तरफ आती है तो उसमें ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो जब मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाती है तो वो प्लांट्स को प्रोवाइड करती है बेटर ग्रोथ के लिए। वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अब जो वो मरे हुए पत्ते हैं, एनिमल्स का वेस्ट है, फिर छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वो जब ह्यूमस बन जाते हैं डीकम्पोज होने के बाद से, तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। जो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स, डेड प्लांट से जो न्यूट्रिएंट्स मिला ह्यूमस के रूप में, वो वापस प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि टूल्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा टूल्स रिक्वायरमेंट में ये है, सबसे पहले हमारा है प्लो, सेकंड है हो और थर्ड है कल्टीवेटर। ये 3 मेन हमारे टूल्स है जो कि यूज़ होता है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। प्लॉ जो होता है वो वुड या फिर आयरन से बना होता है। ये ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये जो प्लॉ जो होता है वो एनिमल्स के द्वारा मिट्टी खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा इस प्लॉ को खींचा जाता है। कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको, इसे प्लॉशेयर कहते हैं। मेनली ये क्या चीज़ का, आयरन का बना होता है। मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। ये जो मेन पार्ट होता है ना, इसे हम कहते हैं प्लॉ शाफ्ट। ये ना वुड का बना होता है। हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब क्या होता है, एक एंड पे तो ये हमारा प्लॉशेयर लगा हुआ है, लेकिन इसी लॉग के वन एंड पे क्या होता है, हमारा शाफ्ट लगा होता है। और ये शाफ्ट के इस कोने पे एक एनिमल, इस कोने पे एनिमल का गर्दन होता है। इसी को गर्दन पे रख करके एनिमल इसको खींचते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पिक्चर गिवन है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स गिवन है, वो ये है कि इफ़ सॉइल इज़ ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। क्या होता है, मिट्टी को ना लूज़ करने से पहले कभी कभी ना मिट्टी बहुत टाइट होती है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उसको लूज़ करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब उस पर पानी हम दे देते हैं इरिगेशन की तरह, या फिर पानी जब सिंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो वो मिट्टी थोड़ा ना गीला होने की वजह से ना बहुत आराम से उस चीज़ को हम लूज़ कर सकते हैं। प्लॉ फील्ड में हैव बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। कभी कभी ना हम उस पे देखते हैं फील्ड पे कि बहुत ना मिट्टी के मोटे मोटे टीले, बड़े बड़े टीले होती हैं। तो उनको तोड़ने के लिए हम एक इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं प्लैंक। की लकड़ी का एक पट्टा होता है जिससे मार मार के हम इन क्रम्स को तोड़ते हैं। इनको तोड़ने के बाद से अगला जो स्टेप होता है कि फील्ड को एक लेवल पर लेकर के आया जाता है, ठीक है, लेवल किया जाता है बिफोर सोइंग फॉर इरिगेशन। अब एक लेवल पर तो लेकर के आ गए, लेकिन बोने से पहले, उस पर सीड डालने से पहले क्या होता है, उस पर हम डालते हैं मैन्योर। मैन्योर डालने से क्या होगा, सोइंग से पहले, कि ये क्या करेगा ना कि मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, ये बहुत अच्छे से ना मिट्टी में मिल जाता है। मैन्योर सोइंग से पहले जब हम उस पर मैन्योर डालते हैं तो वो मिट्टी में बहुत बढ़िया से मिल जाता है, इसीलिए हम पहले डालते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है हो, ठीक है। ये जो होता है आर ऑफ डिफरेंट टाइप फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये हो जो है, आप गूगल पे सर्च करके देखना, बहुत टाइप के आपको हो मिल जाएंगे, लेकिन इनका पर्पस भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, कुछ जो हो होते हैं ना वो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ जो वीड्स होते हैं ज़्यादातर हो जो होते हैं उसको हम लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये वीड्स को रिमूव करना क्या होता है, हम देखेंगे प्लांट्स के साथ में कभी कभी ना अननेसेसरी प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, जिसे पॉइजनस प्लांट्स भी कहते हैं। तो उन पॉइजनस प्लांट्स को हटाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे हम हो कहते हैं। और ये हो जो होता है कितने टाइप का किस चीज़ से बना होता है, तो वो है अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है। एक लंबे वुड और आयरन का एक लॉन्ग रॉड होता है। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ इट्स एंड।
ठीक है। एक एंड पर क्या होता है ना कि आयरन की प्लेट लगी होती है जिसे हम ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इमेज इसकी आप या तो एनसीईआरटी में देख लेना या फिर गूगल करके आप देख सकते हैं। थर्ड है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होता है नॉर्मली हमारा ट्रैक्टर की मदद से यूज़ होता है। ट्रैक्टर के पीछे आप देखेंगे कि वो कल्टीवेटर लगा होता है और ट्रैक्टर उसे खींचता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, सॉइल की लूजनिंग एंड टर्निंग होती है। सेकेंड है हमारा सोइंग। ठीक है, सोइंग में हम 2 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे कि सोइंग से पहले क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं और वो काम कैसे करता है। तो पहले देखते हैं कि सोइंग से पहले क्या क्या किया जाता है। तो सोइंग से पहले ना गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड। अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ईल्ड प्रोवाइड करे। जो सीड गुड क्वालिटी की, गुड वैरायटी की सीड होनी चाहिए जो कि क्लीन और हेल्दी भी हो। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखा जाता है गुड क्वालिटी सीड्स को सिलेक्ट करते समय। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विच इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। डैमेज सीड से हमें गुड हेल्दी सीड्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा सीड है और कौन सा खराब सीड है, उसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है। तो एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर मेथड इन्होंने बताया हुआ है, वो ये है कि पुट सम सीड इन अ वेसल। एक वेसल में आप कुछ सीड्स को रखिए, पोर सम वाटर इन इट, और उसमें थोड़ा वाटर डालिए, पानी डालिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स विल स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ समय बाद आप उसमें ध्यान देंगे कि कुछ जो सीड्स होंगी ना ऊपर की सतह पर आकर के फ्लोट करने लगी हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि खराब जो सीड्स होती हैं ना वो अंदर से खोखली हो चुकी होती हैं। खोखली होने के कारण वो हल्की हो गई हैं और हल्की होके आकर के वो ऊपर पानी में तैरने लगती हैं। अच्छे बीज जो होते हैं वो हैवी होते हैं, हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो इससे हम बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा सीड है और कौन सा खराब सीड है। सेकेंड है हमारे पास टूल्स यूज एंड हाउ दे वर्क। कौन कौन से टूल्स यूज़ होती हैं सोइंग के लिए और कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल टूल जिसे हम फनल कहते हैं। ये फनल कैसे यूज़ होता है, सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्पन एंड्स। ये इस तरीके का कुछ इमेज होता है। ये एक फनल होता है जिसमें ना सीड्स डाली जाती हैं इसके अंदर। ये एंड में जहाँ पर यहाँ पर ना 3 ये एंड्स को शार्प एंड्स बने होते हैं जो कि मिट्टी में इसे ना धसाया जाता है, मिट्टी में डाला जाता है और मिट्टी में डाल करके यहाँ से प्रेस करते हैं तो वो एक एक बीज ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर मिट्टी में गिर जाता है। दीज एंड्स प्लीज्ड इनटू दी सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ठीक है, और इसको प्रेस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर फील्ड में वो सीड्स गिर जाएंगी। सेकेंड है हमारा सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल कैसे यूज़ होता है, यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब ये सीड ड्रिल जो होता है वो ट्रैक्टर की मदद से यूज़ किया जाता है फील्ड में। सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज सीड ड्रिल का ये है ना कि जो सीड्स जो फील्ड में लगती हैं वो बहुत ही यूनिफॉर्म प्लेसेस पे लगती हैं। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लगा तो दूसरा इस डिस्टेंस पे लगेगा, फिर तीसरा इस डिस्टेंस पे लगेगा। वो बहुत ही यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे बीज को डालती हैं ये जो सीड ड्रिल मशीन होती है। डिस्टेंस तो वो देखती है पर डेप्थ यानी कि सीड को कितनी गहराई में बोना है ये भी इस सीड ड्रिल की मदद से हम बहुत अच्छे से गहराई में डाल सकते हैं। इट एंश्योर्स दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये सीड ड्रिल मशीन जो है ये भी ध्यान रखता है ना कि बीज डालने के बाद से ना वापस उसे मिट्टी से कवर किया जा सके। ठीक है, वो वापस मिट्टी से उस सीड को कवर कर देता है ताकि कोई पक्षी जब ऊपर से उड़े तो वो बीज को लेके भाग ना जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सीड ड्रिल के बारे में था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि वाई एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इम्पॉर्टेंट। दो बीज के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना क्यों ज़रूरी है। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स ऑल्सो प्रॉपर डिस्टेंस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर डिस्टेंस पर अगर लगाई जाती हैं बीज तो उन्हें ना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, वाटर भी उनको प्रॉपर मिलेगा। अगर प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन ना किया जाए तो नुकसान क्या है। मान लीजिए एक ही जगह पर हमने 4-5 प्लांट्स को हमने लगा दिया। अब यहाँ पर लिमिटेड मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, लेकिन यही है कि अब वो न्यूट्रिएंट्स के लिए लिमिटेड मात्रा के लिए 4 प्लांट्स में
लड़ाई हो रही है कि किसको कितना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और प्रॉपर जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी। इसीलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस तय किया जाता है सीड्स को बोते समय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants। यानी कि जो सब्सटेंस हम ना सॉइल में ऐड करते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो अल्टीमेटली किसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, हमारे प्लांट्स को, और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम सेपरेट टॉपिक्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा मैन्योर के बारे में। मैन्योर जो है वो हमारा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि इसे ऑर्गेनिकली ही प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं कि एक पिट में पत्तों को, जो कि सड़े हुए पत्ते या फिर जो हरे पत्ते भी टूट के गिर जाते हैं, उन पत्तों को, प्लांट्स को और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके वो एक जगह पर सभी इन कचरों को ना डंप कर देते हैं, और मतलब कि रख देते हैं एक ओपन प्लेस पे। कुछ टाइम बाद ना उसे ना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खुद ही डिकम्पोज कर देते हैं, उस सब्सटेंस को खुद ही डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजिशन इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक। और यही जब डिकम्पोज होने के बाद से ये प्लांट, डेड प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल का वेस्ट डिकम्पोज होने के बाद से क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट है हमारा कि मैन्योरिंग क्या होता है। तो मैन्योरिंग होता है सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हमने अभी पढ़ा कि जो सॉइल है वो हमारे प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है हमारे प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. क्या होता है, कभी कभार ना कहीं कहीं पे फार्मर्स क्या करते हैं कि लैंड को कभी अनकल्टिवेटेड छोड़ते ही नहीं है। एक प्लांट ग्रो किया, उसको काटने के बाद फिर तुरंत ही अगला प्लांट उस पर लगा दिया। तो इसके कारण क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है वो धीरे धीरे डिमिनिश होता है, मतलब कम होते जाती है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स कम हुआ तो हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो वापस उस न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए क्या होता है कि हम उसमें मैन्योर डालते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोइंग टू क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो इसीलिए जब उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो एडिशनली फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि वो वापस से जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का वो रिप्लेनिश वापस से आ सके। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बेटर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स बेटर ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका सिंपल रीज़न ये है कि जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स लेवल काफ़ी अच्छा होगा वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन जिस प्लेस पर न्यूट्रिएंट्स लेवल, जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लेवल कम होगा वहाँ पे प्लांट्स हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल रीज़न है। सेकेंड है हमारा फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर जो एक फर्टिलाइजर हो गया वो एक किसी पर्टिकुलर ही न्यूट्रिएंट्स में ही स्पेशलाइज होगा। ठीक है, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ये जो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स है वो ओपन फील्ड्स में नहीं बनाया जाता ऑर्गेनिकली, ये बनाया जाता है फैक्ट्रीज में केमिकल प्रोसेस के थ्रू। इसका एग्जाम्पल है यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, NPK दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। यूज टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जितना क्रॉप लगाया गया है ना उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, इसके लिए फर्टिलाइजर्स को नॉर्मली यूज़ किया जाता है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या क्या है, मेक सॉइल लेस फर्टाइल। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाते हैं। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि सोर्स ऑफ वेस्ट पोल्यूशन। ये जो फर्टिलाइज़र है वो ना एक वेस्ट पोल्यूशन का सोर्स है। तो अब ये लेस फर्टाइल भी बना रहा है और ये एक वेस्ट पोल्यूशन का भी सोर्स है। तो क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फर्टिलाइजर्स कैन बी सब्सटीट्यूट विद
अगर ये फर्टिलिटी कम करता है तो इसकी जगह हमें कोई और सब्सटेंस यूज़ करना चाहिए, राइट। उसे सब्सटीट्यूट करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ ना करके कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या क्या हम चीज़ है जिससे हम फर्टिलाइजर्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पहला आता है हमारा मैन्योर, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा लीव द लैंड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब दो क्रॉप्स उगाने के बीच में थोड़ा ना गैप हम छोड़ सकते हैं ताकि जो सॉइल है वो नेचुरली अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर ले। थर्ड है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में नॉर्मली क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई एक क्रॉप है जिसको पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, अभी इस सीज़न में हमने उस क्रॉप को लगा दिया, अब हमें अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ना है तो हम नेक्स्ट टाइम तुरंत ही ऐसे क्रॉप को लगाएंगे जिसको किसी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी जो कि सॉइल में हमारे प्रेजेंट होगी, और जब तक वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ले रहा होगा वो क्रॉप, तब तक जो पहला वाला जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हुआ है उस सॉइल में वो रिप्लेनिश हो सके नेचुरली। ये क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है। अब मैन्योर जो है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो ये है, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। अब मैन्योर जो ऐड करने से क्या होता है, सॉइल्स में ना पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद अवेलेबल होते हैं, होल्स जिसे कहते हैं हम। उन पोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है बहुत इजी हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन रूट्स को बहुत प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाता है, ऐसे भी अदर जो गैसेस हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं, रूट्स को ज़मीन के अंदर, वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ भी बढ़ जाती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अर्थवर्म और माइक्रोब्स के बारे में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर भी होता है वो भी मैन्योर बहुत बढ़ाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट था कि लीव द लैंड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। वो किस लिए, ताकि नेचुरली जो लैंड है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर ले, इसका मतलब यही है। अब वो नेचुरली रिप्लेनिश कैसे करेगा, रिप्लेनिश ऐसे करेगा कि हमने अभी पढ़ा था कि कभी कभी ना जो प्लांट्स, डेड प्लांट्स होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का वेस्ट जो होता है उसे माइक्रोब्स जो होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो धरती के अंदर डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करके ना सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। डिकम्पोज करने से ह्यूमस यानी कि खाद बनता है, वो खाद हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, नेचुरली हमारे जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है। थर्ड है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बारे में भी मैंने बता दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को अगर हमें अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ना है तो अभी मान लीजिए हमने कोई एक क्रॉप लगाया है जिसको हमें ना पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मान लीजिए इसे पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट ना सी चाहिए, पर्टिकुलर सी न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इसके बाद जब इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, इसकी कटाई कर लूँगी, तो नेक्स्ट मैंने ना क्रॉप बी लगाया जिसको कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट डी। इसको सी नहीं चाहिए, तो जब तक इसको सी नहीं चाहिए, ये डी न्यूट्रिएंट्स लेने में बिजी है, तब तक सी वापस यहाँ पर सॉइल में रिप्लेनिश यानी कि वो नेचुरली वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।